हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बलराम केटी क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी का फिर से क्वेश्चन लाए हैं और यह जो रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज रहेगा। और यह जो रहेगा बिहार बिहार टेट, ठीक है। तो बिहार टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सीडीपी का प्रैक्टिस से सीरीज लाए हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए जो कोई भी बिहार टेट का तैयारी कर रहे हैं, बिहार टेट या एस टेट का, ठीक है। बिहार टेट या स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम जो बिहार टेट का हुआ तो उसका सीडीपी का हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें से आप लोगों का सीडीपी में मतलब कि बिहार के लिए कितना आप लोग कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन आता ही आता है। और कोई भी अन्य टेट का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी सीडीपी का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग 30 क्वेश्चन लाए हैं, तो आप 30 में से 30 कितना कर पाते हैं वो आप बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का हम पहला प्रश्न करते हैं सीडीपी का क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि निम्न में कौन-सी समावेशी शिक्षा, ठीक है, समावेशी शिक्षा का विशेषता नहीं है, तो आपको बताना समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, ठीक है? ठीक है? पहला ऑप्शन देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जिसमें क्या होता है, बच्चों को क्या मतलब समान शिक्षा, चाहे वो तेज हो या कमज़ोर हो, तो फिर सभी को क्या एक ही क्लास के अंदर, ठीक है? एक ही क्लास के वर्ग के अंदर चाहे तेज हो या कमज़ोर हो, तो हर बच्चे को क्या कहता है, समान मतलब हर बच्चों को समान एक समान दृष्टि से देखना, और हर बच्चे को जो भी परेशानी है उनको एक ही हिसाब से उसको क्या करना, ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये होता है समावेशी, मतलब उसमें समावेशी बस सिंपल समझिए कि किसी में भेदभाव नहीं करना, मतलब कि तो जैसे मतलब जो कम कमजोर है तो उसको भेदभाव नहीं करना, जो तेज है उसको फोकस नहीं करना, तो ये होता है समावेशी, मतलब सभी को बराबर रूप से शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो यही होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखिए, यह केवल विशेष अवस्थाओं वाले छात्रों को सीखने में आवृत्ति में करती है। दूसरा ऑप्शन बोलता है यह दूसरा ऑप्शन है, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलता है। ऑप्शन में सी बोलता है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है यह, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी बोलता है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि समावेशी शिक्षा में कौन सा नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं देख के आप लोग बताइएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह क्या बोलता है, यह अभी जस्ट बताए थे ना कि यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे छात्रों को सीखने की आवृत्ति, तो हम बोलते हैं ना कि विशेष कोई भी, जैसे इस इसमें बोला है विशेष आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जो बच्चे हैं जैसे अपंग बच्चे सिर्फ उसी को फोकस करना, ऐसा नहीं है। मतलब समावेशी में हर बच्चों को समान रूप से मान के चलना है, ठीक है, और सभी को एक एक नजरिए से देखना है, तो उसी को बोलता है समावेशी शिक्षा। तो उसमें पूछा नहीं, पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो आपको बताना है कक्षा शिक्षण में कौन जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बनाइए। पहला ऑप्शन है व्याख्यान करना, ऑप्शन में योजना, ऑप्शन में अन्वेषण, ऑप्शन में मस्तिष्क उद्वेलन। तो आपको बताना है कि कक्षा शिक्षण में क्या शिक्षा नीति नहीं है, वो पूछा है। चलिए तो इसका देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या हो जाएगा, मस्तिष्क या मस्तिष्क उद्वेलन, तो ये नहीं है, ये है। तो देखिए कक्षा शिक्षा नीति क्या है, इसमें कक्षा नीति सूची में मतलब कि इसमें क्या है, बच्चों को क्या कहते हैं, स्वयं निर्णय लेने, ठीक है। तो क्या स्वयं स्वयं का निर्णय लेने और अपनी, उसमें क्या है बच्चों की स्वयं की निर्णय लेने या स्वयं की एक्टिविटी करने में, तो इसे बोलता है कक्षा। बच्चे अपने क्या कक्षा में स्वयं की निर्णय लेना की गतिविधियां कर सकता है, तो वो सारा भी इसी में सम्मिलित होता है, ठीक है, कक्षा शिक्षा नीति में। तो इसमें क्या बोला है, कौन सी शिक्षण विधि तंत्र के अंतर्गत नहीं आता, पूछा है ना। चलिए तो नहीं पूछा तो नहीं वाला का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसे बोलता है निम्न में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बताया है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम मतलब क्या होता है कि जो बच्चों को मतलब कि शिक्षण जो दिया जाता है, ठीक है, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, तो उसका स्तर नहीं हो वो पूछा है। पहला अवबोधन स्तर,
ऑप्शन में परावर्ती स्तर, ऑप्शन में स्मृति स्तर, ऑप्शन में दूरवर्ती स्तर। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका देख लेते हैं। तो इसका कौन सा विधि नहीं है वो पूछा है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दूरवर्ती। ये नहीं है, बाकी शिक्षण अधिगम में कहता है, क्या क्या आता है, अवबोधन भी होता है, परावर्ती स्तर भी होता है, स्मृति स्तर। तो मतलब शिक्षण के अंतर्गत भी ये सर, तो बच्चों का क्या होता है, विधि करवाना, ये करना, तो सारे ये सब अधिगम के अंतर्गत आता है, पर दूरवर्ती स्तर ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, सब में नहीं नहीं वाला पूछा है। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि से कौन नहीं संबंधित होगा। पहला ऑप्शन है बुश, ऑप्शन है डेविड ह्यूम, ऑप्शन है DW एलन, ऑप्शन है एचिसन। आप लोग बताइए, यह शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग। चलिए तो ये देखिए, ये वाला विधि क्या होता है, ठीक है, शिक्षण सूक्ष्म शिक्षा विधि क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं कि इसको कौन बताया था, ऑप्शन नंबर सी DW एलन। DW एलन बताया है कि इसमें क्या बताया है, इसने बताया है कि इसमें क्या होता है, शिक्षक के द्वारा क्या होता है, बच्चों को एक बार क्रियाकलाप में जोड़ा जाता है, ठीक है, और जोड़ के उसमें क्या बच्चों को संरचना या उसके द्वारा एक्टिविटी जो भी करवाया जाता है, तो वो सब इसके अंदर सूक्ष्म छोटी छोटी क्रिया एक्टिविटी करवाया जाता है। और जो भी क्रिया एक्टिविटी होता है उसके द्वारा बच्चों के द्वारा क्या फीडबैक लिया जाता है कि आप लोग कितना स्तर तक किए हैं, क्या नहीं किए, तो वो सब एक्टिविटी इसके अंतर्गत आता था। तो ये DW एलन ने बताया था, ठीक है, तो इसी को बोलता है सूक्ष्म शिक्षण विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, समस्या समाधान में लक्ष्य परिणमता के संप्रदान को किससे प्रस्तावित किया था, मतलब किसने प्रस्तावित ये किया था, वो भी ये भी शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हल, ऑप्शन में केरला, ऑप्शन में कोलार, ऑप्शन में डी ब्रेक। आप बताइए कौन होगा सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब कौन है, हल। इसको याद करने का सिंपल है, क्या है, समस्या समाधान। तो जब समस्या होगा तो क्या कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन निकालिएगा, मतलब हल निकालिएगा। तो इसका डायरेक्ट कैसे भी याद करता है। अब लक्ष्य प्रवणता क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है कि इसमें लक्ष्य प्रवणता का मतलब होता है लक्ष्य का निर्धारण करने का जो एक्टिविटी है उसी को लक्ष्य प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों के सही रूप से व्यवहार के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या वो पूछा है। पहला ऑप्शन प्रशंसा करना, ऑप्शन में दंड देना, ऑप्शन में पुरस्कार, ऑप्शन में सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। आपको बताइए कि सही व्यवहार का प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। तो ये तो इजी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों को क्या कभी भी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा दंड भी नहीं देना चाहिए और बच्चों को पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए। तो ये सब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को हमेशा काट देना है। अब मैंने नेगेटिव तथा नेगेटिव और पॉजिटिव वाला वर्ड बताया था जीडीपी का, तो जो कोई भी नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप ऑप्शन देख के उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नामक का पुस्तक का लेखक कौन है। पहला ऑप्शन स्किनर, ऑप्शन में हल, ऑप्शन में पॉवलोव, ऑप्शन में थॉर्नडाइक। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो क्या होना, स्किनर। तो ये वाला द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्किनर ने अपना जो सिद्धांत दिया था, हल ने भी अपना भी जस्ट सिद्धांत दिया था, पावलोव जो है कुत्ते के पे किया था, और थॉर्नडाइक ने अपना अपना सब, मतलब एक एक वैज्ञानिक, मतलब मनोवैज्ञानिक है जिसने अलग अलग सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिगम। अधिगम का पठार मतलब, अधिगम का पठार मतलब, अधिगम मतलब लर्निंग में क्या रुकावट वो पूछता है। तो अधिगम में अवरुद्ध वर्जन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम का अवरोध। अधिगम का पठार का क्या मतलब है वो बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अधिगम का अवरुद्ध में वर्धन। तो पठार मतलब कि ना रोग, तो अधिगम लर्निंग में तो ये हो जाएगा, तो अवरुद्ध का अवरुद्ध अवर्धन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोलता है, क्या बोलता है, जो संबंध स्किनर का चूहे से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहरबाग का किससे था, यह पूछा है।
पहला ऑप्शन कुत्तों से, ऑप्शन में मुर्गियों से, ऑप्शन में बंदर से, ऑप्शन में बनवानों से। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या था, बनवानों में क्या था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्किनर ने क्या किया था, चूहा पे प्रयोग किया था। ठीक है, जो चूहा पे प्रयोग कौन किया था, डायक एग्जाम में पूछा जाता था, तो चूहा पे किया था स्किनर। ठीक है, थॉर्नडाइक पे कौन किया था, बिल्लियाँ। तो बिल्ली पे वो क्या कहता है, बिल्ली को एक पिंजरा के अंदर रखता है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, मतलब जब खाना आता है तो कभी बिल्ली लार टपकाने लग जाता है। इसी प्रकार पाउलोक ने भी दिया था, पाउलोक कुत्ता पे भी दिया था। कुत्ता को भी इसी तरह टाइमर दिया हुआ रहता है, तो उसपे जब ये करता है, क्लिक करता है, तो मतलब कि कुत्ता पे लार टपकाने लग जाता है। तो बिल्ली भी इसी तरह उछल कूद करके उस पे जब पैर देते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि इस बटन दबाने पे हमको खाना मिलता है, ये मिलना है। तो उस हिसाब से उसको ये सारा सिद्धांत दिया था। ठीक? अब बनवानुस वाला भी इसी तरह दिया था। ये कोहलबर्ग ने दिया था कि बनवानुस को क्या करता है, एक पिंजरा में बंद कर देता है, जिसको चिंपांजी बोलते हैं। और चिंपांजी इसी तरह क्या करता है, उछल कूद करता है, अचानक उसका पैर पड़ जाता है। तो ये वाला सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोहलबर्ग ने। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा मेन में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। तो आपको बताना है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक की जो पाठशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो मनोवैज्ञानिक आपको एग्जाम में पूछ सकता है। मनोवैज्ञानिक जो होता है साइकोलॉजिस्ट का जो थीसिस वगैरह वो सब जो करता है, तो कहाँ है, यूपी में है। तो आपको बताना है यूपी का कौन सा जगह में। पहला है लखनऊ, ऑप्शन में बी इलाहाबाद, ऑप्शन में आगरा, ऑप्शन में वाराणसी। तो आप लोग बताइए। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। तो लखनऊ का कहाँ, इलाहाबाद। इसी को अभी वर्तमान में क्या नाम है, प्रयागराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बोलता है निम्न में से कौन सा फ्लेंडर क्या है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। आपको बताना है क्या है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया संबंधित से नहीं है। पहला ऑप्शन है छात्र कथन, ऑप्शन में अभिभावक कथन, ऑप्शन में शिक्षण कथन, ऑप्शन में माउंट। चलिए आप लोग बताइए 11 का सही आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिभावक कथन। ठीक है, तो फ्लेंडर का सिद्धांत में क्या बताया था, उसने बताया था कि एक छात्र मतलब कि छात्रों के बीच जो आपसी संबंध या चर्चा की जाती हो, तो ठीक है, तो वो सब एक्टिविटी जो होता है, ये सिद्धांत दिया था, जिसमें से वो 3 भागों में बांटा था। कौन कौन, कि शिक्षक का साथ जो कथन बातचीत होता है, शिक्षक के साथ कथन बातचीत हो सकता है, छात्र के साथ कथन बातचीत हो सकता है, और मौन धारण भी कर सकता है। तो ये सिद्धांत दिया था कि वो तीनों क्या आपस में मिलजुल कर ये एक्टिविटी होता है। बट इसका जो सिद्धांत है अभिभावक के कथन पे नहीं था, का सिद्धांत दिया था। तो ये तीनों के साथ एक्टिविटी है, छात्र, शिक्षक और मौन। ये तीनों एक्टिविटी इसके साथ होता है, बट अभिभावक के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया था। आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, तो ये सब मानव वैज्ञानिक सिद्धांत है, बहुत लंबा लंबा दिया था, तो वो सब आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है, आपको बताना है। पहला रूप ग्राम, ऑप्शन में पद, ऑप्शन में ध्वनि ग्राम, ऑप्शन में शब्द। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संभाषण का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, रूपग्राम। तो देखते हैं रूपग्राम भी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रूपग्राम के फोन का एक प्रकार से जिस प्रकार का ध्वनि भेजा जाता है, तो उसी प्रकार का ध्वनि का एक रूप माना जाता है। तो संभाषण प्रक्रिया क्या आता है, एक ध्वनि का ही रूप का प्रक्रिया है, तो इसीलिए बोलता है रूपग्राम के ये ध्वनि का ही एक प्रकार का रूप मानी जाती है। ठीक है, इसमें लघुत्तम इकाई पूछा, इसीलिए बड़ी इकाई पूछते तो ध्वनि ग्राम हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था। पहला ऑप्शन योकम ने, स्पिनर ने, ऑप्शन में डॉक्टर मेयस ने, ऑप्शन में डी होलस्निक ने। चलिए बताइए। तो ये सब सब मनोवैज्ञानिक स्थिति से। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या है, सिस्मन ने कहा, सिस्मन ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, आपको बताना शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है। पहला ऑप्शन है बोध, ऑप्शन में विचिंतन, ऑप्शन में स्मृति, ऑप्शन में डिवर्णन। चलिए बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्णन। वर्णन क्या है, शिक्षण का स्तर नहीं है, बाबा की बोध होते हैं, चिंतन और स्मृति, ये तीनों क्या होता है इसके अंतर्गत, पर वर्णन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिय मतलब मुख्य रिलेशन क्या है वो बताना है।
पहला ऑप्शन है निदान की, ऑप्शन में प्रत्यक्षीकरण की, ऑप्शन में क्रिया और प्रतिक्रिया की, ऑप्शन में ये सभी। चलिए आप लोग बताइए 15 का सही जवाब। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब प्रकार के क्या होता है, निदान। निदान में क्या होता है, बच्चों को जैसे कि जब पढ़ाने के दौरान क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, में समस्या दिखाई देती है। तो समस्या जब दिखाई देती है तो जब टीचर को पता चलता है तो उस पर जो उसमें पता चल जाता है तो क्या होगा, निदान होता है। ठीक है, निदान जब पता हो जाने के बाद क्या कहते हैं, जब उसका टीचर के द्वारा क्या होता है, उसका उपचार किया जाता है तो उसको बोलता है उपचारात्मक क्रिया। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण उसके द्वारा प्रमाण, क्रिया प्रतिक्रिया जो बच्चा क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया, इस प्रकार की प्रतिक्रिया द्वारा ये सारी एक्टिविटी अंत क्रिया के संबंध में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक काली गाय या काला कुत्ता, ठीक है, तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंध में निहित है। तो आपको बताना है कि बच्चा क्या है, एक छोटा बच्चा है जिसमें से काला गाय या काला कुत्ता या काली वस्तु को देखकर क्या है, डरने लगता है था, उसमें इस प्रकार का अनुबंध में क्या निहित है। पहला अनुबंध क्या है, अनुक्रिया अनुबंध है, उद्दीपक सामान्यीकरण है, ऑप्शन सी बोलता है अनुक्रिया सामान्यीकरण, ऑप्शन में ऑप्शन से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्दीपन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उद्दीपन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें उद्दीपन अभिक्रिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, बालक जब उसको देख कर जब डरने लगता है तो इससे पता चलता है कि बालक में क्या है, उद्दीपन क्रिया का डर की भावना पैदा होने लगती है। तो यही होता है उद्दीपन क्रिया, मतलब बच्चों में डर की भावना जब पैदा होती है तो यह उद्दीपन सामान्यीकरण की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब शिक्षण विधि कीजिएगा तो उस समय क्या कहते हैं, क्या ध्यान नहीं रखना है। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत भेदभाव, ऑप्शन अभिभावक की पृष्ठभूमि, ऑप्शन में विद्यार्थियों की मानसिक स्तर, ऑप्शन में विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो आपको क्या ध्यान में नहीं रखना वो पूछा है। ठीक है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में अभिभावक की पृष्ठभूमि को, इस पर ध्यान में नहीं रखना है। मामा के व्यक्तिगत वैभव, तो अब बोलता नहीं रखना ये पूछा है। ठीक है, तो क्या नहीं रखना है, ऑप्शन नंबर बी अभिभावक की जो है ये रहता है पृष्ठभूमि, इसको ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, मामा की मतलब पृष्ठभूमि मतलब कि उसका बैकग्राउंड, उसको ध्यान में नहीं रखना। मामा की सारा चीज बच्चों को ध्यान में रख के ही उसको मतलब पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो बालक अवस्था की जो होती है उसकी विशेषता नहीं है। पहला समूह की प्रबलता, ऑप्शन जिज्ञासा की कमी, ऑप्शन अभिवृत्ति की स्थिरता, ऑप्शन समूह में एवं खेलों में सहभागिता। आपको बताइए 18 का सही जवाब। चलिए तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है जिज्ञासा की कमी। तो बाल्यावस्था के दौरान ये जिज्ञासा की कमी नहीं होती। ठीक है, वहाँ सारा चीज इसके अंदर होता है, जिज्ञासा की भावना, क्योंकि इस समय जो होता है बाल्यावस्था के समय क्या होता है, बच्चों की जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है, कमी नहीं होती। यहाँ पे बोला है कमी, तो कमी नहीं होती, और इस समय बाल्यावस्था में बच्चों की जिज्ञासा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारा होता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। इसमें बोलता है निम्न में से कौन सी सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आपको सिर्फ नहीं वाला पूछना है कि सृजनात्मक एक मतलब कि क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। पहला है उद्भावना, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी आयोजन, ऑप्शन बी प्रबोधन। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्या है अभिप्रेरणा। ठीक है, तो क्या है ये अभिप्रेरणा जो होती है ये नहीं होती, बाकी सारे एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या है अपने लोगों या अपनी समस्याओं का समाधान हेतु क्या कहता है उचित क्या कहना मतलब कि समाधान का खोज करता है, जांच जांच लेता है। तो इसी प्रक्रिया में जो अभिप्रेरण की भूमिका ये नहीं होती, बाकी ये सब क्या होता है सृजनात्मक क्या होता है, बच्चे अपने से खोज एक्टिविटी करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, ऑप्शन में सामाजिक विकास, ऑप्शन में नैतिक विकास, ऑप्शन में मानसिक विकास। चलिए बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास इसलिए क्योंकि सबसे बच्चा बच्चा का जो विकास पे किस पे असर करता है, सामाजिक का, क्योंकि बच्चे जब से जीरो से लेकर जैसे जन्म लेता है तो क्या कहता है उस पर सबसे ज़्यादा माता पिता का प्रभाव पड़ता है कि उसके कल्चर क्या है, उस हिसाब से बच्चा का जैसे जैसे परिवेश बढ़ता जाता है तो उसमें फिर शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है, फिर उसका नैतिक विकास का होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? आपको बताना है कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन साक्षात्कार, ऑप्शन में विश्वास, ऑप्शन में वृत्तिक वृद्धि, ऑप्शन में संप्रेषण। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा सही जवाब। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी क्या है? वृत्तिक वृद्धि। ये नहीं है, बाकी सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी डब्ल्यू अगला है। सी डब्ल्यू एन का क्या अर्थ है? पहला है मजबूत आवश्यक वाले बच्चे, ऑप्शन में भी एकांकी आवश्यक वाले बच्चे, ऑप्शन में विशिष्ट आवश्यक वाले बच्चे, ऑप्शन में मृदु आवश्यक वाले बच्चे। तो आप लोग बताइए आवश्यकता वाले बच्चे तो क्या होता है? सी डब्ल्यू। ये सब थ्योरी दिया था, ठीक है, मैंने वैज्ञानिक द्वारा अपना अपना थ्योरी दिया था, तो ये सब सिद्धांत आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को क्या होता है? सी डब्ल्यू डब्ल्यू। मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जिसमें क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, वो दिव्यांग होते हैं। मतलब दिव्यांग का मतलब होता है दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है। अतः ऐसे बच्चों को क्या होता है, स्पेशल रूप से मतलब सहायता प्रदान करना है, मानसिक रूप से इसे विशिष्ट विशिष्टताओं द्वारा ये सब आवश्यकता द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है। पहला है दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन अस्त्र बाधिता विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन में शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो आपको बताना है ब्रेल लिपि या टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए उपयोग करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टिबाधिता। मतलब ब्रेल लिपि क्या होता है, टेप रिकॉर्डिंग क्या होता है? ब्रेल लिपि ऐसी पद्धति होती है जिसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें एक बोर्ड रहता है या बुक रहता है, तो क्या रहता है इसमें लिखा हुआ रहता है, मतलब लिखा हुआ रहता है, तो क्या होता है बच्चों को इसको स्पर्श करके, जैसे ए है तो ए का फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बच्चों क्या कहता है इसको स्पर्श करेगा, छू छू के क्या कहता है इसको पढ़ेगा। जिसको दिखाई नहीं देता है तो वो क्या कहता है इसको छू छू के करेगा। जो बच्चों को दिखाई नहीं देगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए टेप रिकॉर्डिंग रखेंगे। टेप रिकॉर्डिंग, ऑडियो बुक, ये सब क्या करेंगे उसको सुनाएंगे, तो जिससे क्या कहा वो सुन के इस सबको कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पढ़ने संबंधी समस्या, ऑप्शन है गणित कौशल संबंधी समस्या, ऑप्शन में लेखन संबंधी समस्या, ऑप्शन में वाक क्षमता संबंधी समस्या। बताइए डिसलेक्सिया क्या है? ये तो बहुत इजी है। क्या होगा? ऑप्शन में पढ़ने। तो जिसको पढ़ने से संबंधित मतलब कि बुक में जो लिखे हुए उसको क्या उल्टा पुल्टा पढ़ना या पढ़ने में उसको समस्या होना, तो क्या होता है पढ़ने से संबंधित समस्या को डिसलेक्सिया बोलता है, ठीक है। 25 में देखिए, इसमें बोलता है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या था? तो जो बच्चे अवांछित व्यवहार कर रहे हैं तो उसका संशोधन के लिए कौन सा विधि आप प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन उसे नजरअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना, और ऑप्शन में अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने तथा उपचार का सुझाव करना। तो आप लोग बताइए सबसे अच्छा क्या कीजिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सबसे सटीक हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारण को पहले पता लगाएंगे तब उपचार करेंगे। मतलब वही है ना, जैसे कि बच्चे जो क्या रहता है छात्र जब क्लास स्कूल में रहता है तो स्कूल में क्या रहता है कुछ कुछ छात्र जो पढ़ने में क्या रहता है वो ध्यान नहीं देता। अब तो आपको कहते हैं इसका पहले कारण पता कर लीजिए कि अब ये पढ़ने में क्यों नहीं ध्यान देता है। जब आपको उसको कारण पता चल जाएगा तो कारण का जब पता चल जाएगा तो क्या कीजिएगा इसको लिए मतलब कि उपचार का प्रावधान लगाइएगा। इसको अलग प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या मतलब प्रॉब्लम है तो उसको क्या करें पहले कारण का पता लगाएंगे फिर उपचार देंगे, ठीक है। जैसे छात्र को दंड या नेगेटिव पे काट देना है, नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। ये भी क्या नजर मतलब नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। माता पिता को कभी भी सूचित नहीं करना, इसको बुला के उसके सामने नहीं रखना है। ये सब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला टैग वर्ड हमने अपलोड किया तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको स्मॉल करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन है। क्यों क्या बोलता है संकलन परामर्श के जन्मदाता हैं? तो आपको बताना संकलन परामर्श के दाता कौन है। पहला है थॉर्न, ऑप्शन में रोजर्स, ऑप्शन में विलियम्स, ऑप्शन में इन्वेस्ट कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। ये सब क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है तो वो सब आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थॉर्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए थॉर्न, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर कितना था? अच्छा 25 था ना, तो ये 26 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा ना। चलिए 26 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ठीक हो ना, विलियम्स हो जाएगा। तो संकलन परामर्श के जन्मदाता को ना विलियम्स होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 में होता है क्या है, किंडरगार्टन मतलब किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, आपको बताना है। पहले है फ्रोबल, ऑप्शन मॉन्टेंसी, ऑप्शन में कुक, ऑप्शन में डाल्टन। चलिए आप लोग बताएं किंडरगार्टन का सिद्धांत कौन दिया था। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है, फेवलोक। कौन सा था, फेवल ने दिया था। ठीक है, किंडरगार्टन सिद्धांत। ये किंडरगार्टन सिद्धांत क्या होता था, ये कब आया था, 1837 में। ये भी याद रखिएगा, तो कब आया था, 1837 में आया था। और ये क्या होता है, इसमें बताया था कि एक स्कूल में जो स्थापित किया था, तो उसमें किंडरगार्टन ने क्या कहता है, चाइल्ड गार्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें ऐसे बालक को दाखिल किया जाता है जिसकी आयु कितना है, 7 वर्ष से कम हो। तो किंडरगार्टन विधि क्या होता है, जिसमें से एक स्कूल का स्थापित किया था, और उस स्कूल में क्या ऐसे बच्चों को दाखिल करता था जिसकी उम्र 7 वर्ष से क्या था, कम होता था। ठीक है, तो इस प्रकार को ऐसे बच्चों को इसमें लिया जाता है। ठीक है, जो विद्यालय में दाखिल नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो इसको इस प्रकार का मतलब 7 वर्ष से जो जो मतलब स्कूल में नहीं पढ़ते थे, और 7 वर्ष से कम वाले बच्चों को इसमें दाखिल किया जाता है। तो किंडरगार्टन विधि यह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 28 देख लेते हैं। इसमें बोला है कि बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण क्या होता है। यह भाटिया बैटरी परीक्षण क्या होता है। पहला ऑप्शन है 5 उप परीक्षण होता, आप उप परीक्षण होता, 4 उप परीक्षण होता, 7 उप परीक्षण होता है। चलिए आप लोग बताइए। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा 5। तो क्या होता है, बुद्धि भाटिया परीक्षण 5 प्रकार का था। ये क्या होता था, इसमें वैसे सिद्धांत को लिया जाता है जिसमें से वैसे व्यक्ति को लिया जो अशिक्षित भी हो और जो अशिक्षित हो, उस दोनों को लिया जाता था इसमें। ठीक है, तो बुद्धि को मापन करना होता था, मतलब शिक्षित अशिक्षित दोनों को लिया जाता। अब बुद्धि को मापन करना होता है, इसमें 5 प्रकार का सिद्धांत दिया था। कौन कौन सा सिद्धांत था, पहला था कोह परीक्षण, दूसरा था अलेक्जेंडर परीक्षण, तीसरा था पैटर्न ड्रॉपिंग परीक्षण, मतलब ड्रॉपिंग परीक्षण, और चौथा था शीघ्र स्मृति परीक्षण, और पांचवा था चित्र निर्माण परीक्षण। तो टोटल 5 परीक्षण था। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। बुद्धि व्यक्ति परीक्षण क्या था, शिक्षित अशिक्षित को लिया था, जिसमें बुद्धि का मापन करने के लिए ये उपयोग किया था। ठीक है, इसी को ये जनसंख्या परीक्षण के संदर्भ में भी विकसित हुआ था इसका नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना स्किनर बॉक्स का क्यों प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन शाब्दिक अधिगम के लिए, ऑप्शन प्रस्तुत अनुबंध के लिए, ऑप्शन बालक अधिगम के लिए, ऑप्शन में आस्मिकता अधिगम के लिए। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तुत अनुभव के लिए। ठीक है, ये स्क्रीनर का प्रयोग बॉक्स का अनुभव लेता है। ठीक है, ये प्रस्तुत अनुभव के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला करता है, आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। सीखना एक तरह से व्यवहार का तो क्या है, आपको बताना सीखना एक प्रकार का व्यवहार का क्या है। पहला ऑप्शन बचाव है, ऑप्शन विस्तार है, ऑप्शन संशोधन है, ऑप्शन डी प्रसार है। चलिए आप लोग बताइए सीखना क्या है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रसार है। तो सीखना एक प्रकार का क्या है, प्रसार है। ठीक, तो आज बिहार टेट, ठीक है, बिहार टेट का सीडीपी का आज प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट था ये। प्रैक्टिस सेट 1 एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए।